गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज डिस्कशन का हम लोगों का 36वां सेट है। इसमें 7 क्वेश्चन है और 7 क्वेश्चन इकोनॉमी से भी है, ट्रेडिशनल भी है और करंट अफेयर्स से भी जुड़ा हुआ है ना। जो पहला क्वेश्चन है ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ रिपीट भी होते हैं या फिर इससे कंसेप्ट तो क्लियर होगा ही। केंद्र सरकार द्वारा राज्य एवं स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए जो अनुदान दिया जाता है केंद्र सरकार के किस व्यय के अंतर्गत शामिल होता है ना। तो राज्य एवं स्थानीय निकाय लगता है 69 में ही पूछा गया है में पूंजीगत परिसंपत्ति के लिए दिया गया अनुदान, यही क्वेश्चन है ना। जो अनुदान दिया जाता है वो संघ सरकार के किस प्रकार के व्यय में शामिल होता है। आप देखते होंगे संघ सरकार का जो राजस्व व्यय होता है उसमें ब्याज भुगतान होता है, प्रशासनिक व्यय होता है, रक्षा व्यय होता है, सब्सिडी होती है और राज्यों को अनुदान या राज्यों को अनुदान, इन 5 को खर्च शामिल किया जाता है। राज्यों को यह अनुदान पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए ही दिया जाता है। इसलिए राज्य एवं स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए जो केंद्र सरकार अनुदान देती है वो केंद्र सरकार के राजस्वगत व्यय के अंतर्गत शामिल होता है ना। तो ये राजस्वगत व्यय का हिस्सा है, इसी में शामिल होगा। दूसरा, केंद्र सरकार के गैर योजनागत व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। देखो, राजस्वगत व्यय का मतलब होता है कि वैसा व्यय जिससे न तो उत्पादन बढ़ता है, न आय बढ़ती है और न ही रोजगार के अवसरों का सृजन होता है, उसे ही राजस्वगत व्यय कहते हैं। और यही मतलब गैर योजनागत व्यय का भी होता है। गैर योजनागत व्यय से न उत्पादन बढ़ता है, न आय बढ़ती है, न रोजगार के अवसर सृजित होते हैं, उसे ही गैर योजनागत व्यय कहा जाता है। तो गैर राजस्व व्यय इक्वल टू होता है गैर योजनागत व्यय। दोनों बराबर था, दोनों लगभग एक ही था। इसीलिए 2017-18 में जो बजट में संशोधन किया गया तो गैर योजनागत व्यय, योजनागत और गैर योजनागत व्यय दिखाना बंद कर दिया गया। 3 परिवर्तन हुए थे ना, तिथि बदली गई थी, रेल बजट को समाप्त किया गया था और गैर योजनागत और गैर योजनागत व्यय को भी समाप्त किया गया था। इसीलिए कि राजस्वगत व्यय वही है जो गैर योजनागत व्यय है और पूंजीगत व्यय वही है जो योजनागत व्यय है ना। ये जो व्यय होता है अनुत्पादक होता है, दैनंदिन का रोजाना के खर्च का व्यय होता है, इसलिए इसे अनुत्पादक व्यय कहा जाता है। इससे रोजगार
आय और उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती है। तो इसके अंतर्गत अभी हम लोगों ने पीछे देखा, ब्याज भुगतान, प्रशासनिक व्यय, रक्षा व्यय, सब्सिडी और राज्यों को अनुदान, ये राजस्वगत व्यय के अंतर्गत आते हैं। तो ये पूंजीगत व्यय के अंतर्गत, गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत भी शामिल होंगे। इसीलिए कृषि पर व्यय, मान लीजिए सिंचाई के साधनों का विकास हो रहा है तो पूंजीगत व्यय हो गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर व्यय, ये तो विशुद्ध रूप से पूंजीगत ही व्यय होता है, क्योंकि रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं, आय भी बढ़नी है, उत्पादन भी बढ़ना है। आधारभूत संरचना का व्यय भी, यानी ये तीनों व्यय क्या है, योजनागत, और ये भी योजनागत है, या पूंजीगत है, पूंजीगत भी कह सकते हैं। तो इसमें से जो ब्याज भुगतान है सबसे बड़ा मद है, ये है ना, सबसे बड़ा मद है। इस बार के बजट में भी ब्याज भुगतान पर कुल व्यय का 20% व्यय होने का अनुमान किया गया है। सबसे बड़ा व्यय होता है ये। तो राजस्व व्यय में सर्वाधिक हिस्सा इसी का होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। अब हालांकि पूछने की उम्मीद नहीं है, लेकिन पूछा गया है ना। अब तीसरा क्वेश्चन, तो उत्तर होगा ब्याज भुगतान पर व्यय। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। भारत में फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए वर्ल्ड फूड समिट या वर्ल्ड फूड इंडिया समिट का आयोजन किया जाता है। ऐसा पहला आयोजन नवंबर 2017 में हुआ था, दूसरा पिछले साल 2023 में हुआ है और इस बार सितंबर 2024 में हुआ है। 3 बार अभी तक हुआ था। फूड प्रोसेसिंग के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए होता है। वर्ल्ड फूड समिट या वर्ल्ड फूड इंडिया नाम से आयोजन किया जाता है। इस बार नई दिल्ली में हुआ था, हालांकि पहला दूसरा भी नई दिल्ली में ही हुआ है और भारत मंडपम में ये हुआ था, जो नई कन्वेंशन सेंटर बना है। और पहला इसमें हुआ था 2017 में और दूसरा 2023 में। ये तीसरा आयोजन है, वर्ल्ड फूड इंडिया का तीसरा आयोजन है। तीसरा आयोजन था। इसमें इस भागीदार देश कौन था? तो इस आयोजन में भागीदार देश के रूप में जापान को शामिल किया गया है। फोकस वाले राष्ट्रों में एक ईरान था, दूसरा हम भूल गए, एक ईरान है, दूसरा आप देख लेंगे। एक राष्ट्र और है जिसे फोकस वाले राष्ट्र की श्रेणी में रखा गया था। एक तो ईरान है, वो कन्फर्म है। जापान भागीदार राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है इसमें। यह आयोजन फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के विकास के लिए और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। तीसरा समिट था वर्ल्ड फूड इंडिया 2024, है ना, तीसरा संस्करण रहा है। केंद्रीय बजट 2024 में विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि के आधार पर घटते हुए क्रम में सजाइए। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा है। केंद्रीय बजट 2024-25 में सबसे अधिक धनराशि का आवंटन मनरेगा के लिए हुआ है, लगभग 86,000 करोड़ रुपया।
दूसरे नंबर पे जल जीवन मिशन है, जिसके लिए 70,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 54,500 रुपया है। समग्र 54,500 करोड़ रुपया है। समग्र शिक्षा के लिए 37,500 और पीएम आवास योजना शहरी के लिए 30,000 करोड़ रुपया का आवंटन है। इसके लिए 86,000 करोड़ रुपया है। ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्रम भी दे सकता है। जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ है। पीएम आवास योजना के लिए 54,500 करोड़ रुपया है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 37,500 है। और पीएम आवास योजना के लिए 30,000 करोड़ है। अब इसी आधार पे हमने घटते हुए क्रम में ही दे दिया था, उस हिसाब से 1, 2, 3, 4 और 5 ये लगातार हो जाएगा, है ना। इन पांचों पर इसी प्रकार से खर्च हुआ है। सबसे अधिक मनरेगा, हाँ यहाँ देखने वाली बात यह है कि सर्वाधिक वृद्धि 2023-24 की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि पीएम आवास योजना शहरी के लिए की गई है ना। 23-24 की तुलना में किस योजना के आवंटन में सर्वाधिक वृद्धि? तो ये है पीएम आवास योजना शहरी के लिए। लगभग 70% धनराशि पिछली बार के बजट की तुलना में बढ़ाया गया है। तो सबसे अधिक वृद्धि इसी में ऐसे क्रम यही है। इसी क्रम में धन का आवंटन हुआ है। मनरेगा सबसे ज़्यादा है, लेकिन पिछले साल की तुलना में मनरेगा में धन की वृद्धि 0% है, कोई वृद्धि नहीं की गई है। जल जीवन मिशन में थोड़ी बहुत वृद्धि है। समग्र शिक्षा और पीएम आवास में भी वृद्धि है, लेकिन सर्वाधिक वृद्धि पीएम आवास योजना शहरी में ही किया गया है ना। 5वां क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार सरकार द्वारा सर्वाधिक ब्याज भुगतान को छोड़कर किस क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है? सबसे ज्यादा धन तो ब्याज भुगतान पर ही खर्च किया जाता है। इस बार अगर विभाग के स्तर पर देखिए तो ब्याज भुगतान के बाद पहले नंबर पर परिवहन विभाग आता है, जिस पर सरकार सर्वाधिक धन 5,44,000 5,44,128 करोड़ है। ये है परिवहन पर। रक्षा पर 4,54,773 करोड़। सब्सिडी पर 3,81,000, कम भी हुआ है, 81,375 करोड़। ये थोड़ा याद रखना होगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। आप छोड़ कर नहीं निकल सकते हैं, मजबूरी है आपकी। और ग्रामीण विकास पर
2,65,808 करोड़, है ना। इस हिसाब से परिवहन क्षेत्र पर सर्वाधिक व्यय है, यही उत्तर होगा, है ना। 5,44,000। दूसरे नंबर पे आ जाता है रक्षा 4,54,000। तीसरे नंबर पर सब्सिडियां आती हैं 3,81,000। चौथे नंबर पर ग्रामीण विकास है 2,65,000, है ना। ऐसे भी लिख सकते हो इसको 4.55 लाख करोड़, नहीं, ये 5.44 लाख करोड़। याद कर रखने में सहूलियत हो, इसमें 3.81 लाख करोड़ और ये 2.66 लाख करोड़, है ना। यही क्रम है इसका। तो परिवहन ब्याज भुगतान के बाद पहले नंबर पे है। खुले बाजार की क्रिया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंतर्गत, सर क्लास में है, बाद में बात करेंगे। किसे शामिल किया जाता है ना। मात्रात्मक साख नियंत्रण, मात्रात्मक साख नियंत्रण में एक बैंक रेट होता है, दूसरा आरक्षित कोष होता है। आरक्षित कोष में दो चीजें शामिल होती हैं, CRR और SLR। और खुले बाजार की क्रिया में दो चीजें शामिल होती है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में यही दो शामिल हैं, तो यही दो होगा, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो डी है 4 और 5, केवल यही होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुले बाजार की क्रिया में, है ना। अंतिम क्वेश्चन है, सरकार द्वारा किए गए मुद्रा अवमूल्यन से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है ना। अवमूल्यन जो होता है सरकार के द्वारा होता है और अपनी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में घटा दिया जाता है। जब सरकार जानबूझकर घटाती है उसे अवमूल्यन कहा जाता है। और यदि बाजार की मांग और पूर्ति के आधार पर घटता है तो इसे मुद्रा ह्रास कहा जाता है ना। वो डेवल्यूएशन ऑफ मनी है, ये डेप्रिसिएशन ऑफ मनी होता है। तो सरकार जानबूझकर घटाती है, तो ऐसे इसका होता है विदेशी मुद्रा की तुलना में अपनी मुद्रा का मूल्य घटा देना, है ना। लेकिन यही अवमूल्यन होता है और ऐसा निर्यात व्यापार को बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्योंकि अगर हम मुद्रा का मूल्यन करते हैं तो विदेशी बाजार में हमारी वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। सस्ती होने के कारण उसकी मांग बढ़ सकती है, जिससे कि निर्यात व्यापार बढ़ सकता है। अक्सर भुगतान संतुलन की समस्या से जूझ रहे देशों के द्वारा मुद्रा का मूल्यन किया जाता है ताकि निर्यात बढ़े और विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत स्थिति में आ सके, है ना। निर्यात बढ़ाना इसका एकमात्र उद्देश्य होता है। ये जो मूल्य घटाया जाता है तो मुद्रा के केवल बाहरी मूल्य को घटाया जाता है,
बाहरी मूल्य कहने का मतलब विनिमय दर का मूल्य। केवल यही घटाना रहता है। आंतरिक मूल्य यानी जो मुद्रा की क्रय शक्ति है, इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। खरीदने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। घरेलू बाजार में घरेलू कीमतें स्थिर रहती हैं, इसे नहीं घटाया जाता है न बढ़ाया जाता है, बल्कि जो विनिमय दर की होती है, जिस पर विदेशी मुद्रा दूसरे मुद्रा में, अपने देश की मुद्रा विदेशी मुद्रा में बदलती है, उस मूल्य को घटा दिया जाता है, रुपया को कमजोर कर दिया जाता है, ताकि हमारा निर्यात व्यापार बढ़ सके। उद्देश्य यही होता है। इससे घरेलू बाजार में मुद्रा की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, न घटता है न बढ़ता है, न उतार चढ़ाव तेजी से होता है। मूल्य वही रहता है जो मूल्यन के पहले रहता है। आंतरिक मूल्य यानी क्रय शक्ति यानी खरीदने की क्षमता, है ना। अब विकल्प यही होता है मुद्रा का मूल्यन। केवल बाहरी मूल्य बदलता है, वह मूल्य जिस पर अपने देश की मुद्रा विदेशी मुद्रा में बदलती है या विदेशी मुद्रा अपने देश की मुद्रा में बदलती है, केवल वही मूल्य बदलता है। इसमें आंतरिक मूल्य, उसकी क्रय शक्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। उस समय तो नहीं पड़ता है, बाद में पड़ जाए दूसरी बात है, लेकिन आंतरिक मूल्य क्रय शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब विकल्प देखते हैं। मुद्रा की घरेलू कीमतों में गिरावट आना नहीं होता है, ये न बढ़ना है न घटना है, स्थिर रहना है। कीमतों में वृद्धि हो जाना ये भी गलत है। मुद्रा की घरेलू कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये सही होगा, यही इसका उत्तर होगा। मुद्रा की घरेलू अनियमित कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है ना, तो ये भी गलत है। तो इसका उत्तर होगा कोई प्रभाव नहीं पड़ना, अपरिवर्तनीय रहना, है ना। यही 7 क्वेश्चन थे, फिर से एक बार देख लेते हैं। राज्य एवं स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए केंद्र सरकार जो अनुदान प्रदान करती है, वह अनुदान संघ सरकार के किस खाते में वर्गीकृत रहता है? ये राजस्व खाता होता है। राजस्व खाते पर ब्याज भुगतान, प्रशासनिक व्यय, रक्षा व्यय, सब्सिडी एवं राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान शामिल रहता है। तो ये सब इसके हिस्से हैं, इसलिए राजस्व व्यय होगा। दूसरा, इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के गैर योजनागत व्यय के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कृषि पर जो व्यय होता है योजनागत व्यय है, विज्ञान साइंस टेक्नोलॉजी पर व्यय होता है योजनागत है, आधारभूत संरचना पर व्यय होता है योजनागत है, ब्याज भुगतान जैसा कि आपने पिछले ही क्वेश्चन में देखा ये गैर योजनागत व्यय है, राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल है। वर्ल्ड फूड समिट या वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। यह वर्ल्ड फूड इंडिया समिट का तीसरा संस्करण था। पहला संस्करण 2017 में और दूसरा 2023 में हुआ है। इस समिट का मुख्य उद्देश्य देश में फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना है। इसी उद्देश्य से ये समिट किया भी जाता है। जो पहला हुआ था 2017 में, उस दिन पूरे देश से आह्वान किया गया था कि खिचड़ी खाइए, है ना। खिचड़ी सबसे सुपाच्य भोजन है, बीमार व्यक्ति को भी खिचड़ी खिलाया जाता है, तो खिचड़ी खाने का भी आह्वान हुआ था। इसमें भागीदार देश के रूप में जापान को शामिल किया गया था, जबकि फोकस वाले राज्य देश में एक ईरान था, एक दूसरा हमको याद नहीं। केंद्रीय बजट 2024-25 में विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि में सबसे अधिक आवंटन मनरेगा के लिए हुआ है। इसके बाद जल जीवन मिशन के लिए हुआ है। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए हुआ है।
इसके बाद समग्र शिक्षा अभियान के लिए हुआ है और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए हुआ है। मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपया, जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ रुपया, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 54,500 करोड़ रुपया, समग्र शिक्षा के लिए 37,500 रुपया और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आवंटन 30,000 करोड़ रुपया का है। तो यही क्रम है इसका। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार सरकार द्वारा सर्वाधिक ब्याज भुगतान को छोड़कर किस क्षेत्र में सबसे अधिक, है ना, छूट गया है, व्यय किया जाना है। परिवहन के क्षेत्र में 5.4 लाख करोड़ है। दूसरे नंबर पर रक्षा है, 4.55 लाख करोड़ रुपया है। सब्सिडी पर 3,81,000 करोड़ रुपया व्यय होगा, जबकि ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है। परिवहन पर सबसे ज़्यादा फोकस है, इसलिए 4 लेन 6 लेन एक्सप्रेस वे सब पर काम चल रहा है ताकि कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, वस्तुओं के आवागमन को सुलभ किया जा सके, ताकि विकास को गति मिल सके। खुले बाजार की क्रिया ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत ये साख नियंत्रण की जो मात्रात्मक साख नियंत्रण की पद्धति है, जिसमें 5 बातों को हम लोग पढ़ते हैं ना, बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो अल्पकालीन ब्याज की दर है, रेपो रेट अल्पकालीन ब्याज की दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को उनकी प्रतिभूतियों को खरीद कर ऋण देता है, और रिवर्स रेपो रेट इसका ठीक उल्टा है, जिसमें वाणिज्यिक बैंक RBI की प्रतिभूतियों को खरीद कर उसे ऋण देता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ही शामिल होते हैं। यही दो है। आरक्षित अनुपात में CRR और SLR शामिल होता है, बैंक रेट अलग है। हाँ, ये कह सकते हैं आप कि बैंक रेट, CRR और SLR ये साख नियंत्रण का प्रत्यक्ष तरीका है, जबकि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट अप्रत्यक्ष तरीका होता है जिसके माध्यम से साख नियंत्रण किया जाता है। इसे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF भी कहा जाता है। जब RBI, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, जरिए अप्रत्यक्ष तरीके से मात्रात्मक देखो, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF कहा जाता है। तो ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के जरिए ही होता है और यही ओपन मार्केट ऑपरेशन है। हो गया, तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होगा।
सरकार जब मुद्रा का अवमूल्यन करती है निर्यात बढ़ाने के लिए, भुगतान संतुलन को बेहतर करने के लिए, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए अवमूल्यन किया जाता है ताकि निर्यात बढ़े। मुख्य उद्देश्य निर्यात बढ़ाना होता है। इसमें केवल अपनी मुद्रा का केवल बाहरी मूल्य को घटाया जाता है। बाहरी मूल्य कहने का मतलब वो विनिमय दर वाला मूल्य जिस पर अपनी मुद्रा विदेशी मुद्रा में बदलती है, उस मूल्य को केवल घटाया जाता है। जैसा कि 1991 में 2-3 चरण में 20% तक अवमूल्यन किया गया था, जब अर्थव्यवस्था की स्थिति काफ़ी नाजुक थी। केवल बाहरी मूल्य घटता है, उसका आंतरिक मूल्य या उसकी क्रय शक्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो स्थिर रहता है, जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। इसलिए ना तो मूल्य बढ़ता है, ना घटता है, ना उतार चढ़ाव होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, स्थिर रहता है। तो आज का यही 7 क्वेश्चन था, हो गया। कल फिर 7 क्वेश्चन का डिस्कशन 11:30 बजे से होगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। संतोष जी।